हमारा चिखली के पास 50 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड में एक फूड पार्क आ रहा है। वो पार्क की विशेषता ये है कि एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। यहाँ पे हम लोग ने हमारे नए पार्क में हम ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो TFI पॉडकास्ट। मैं हूं समीर देसाई, को फाउंडर ऑफ द फ्रेंचाइज इनसाइडर। फ्रेंचाइज इनसाइडर हिंदुस्तान की एक लीडिंग फ्रेंचाइज एडवाइजरी कंपनी है एंड वी हैव हेल्प हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस टू क्रिएट देयर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, डेवलप एंड एक्सपैंड। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें घर के बने हुए स्नैक्स एंड नमकीन बहुत ही पसंद है? वेल, आई स्टिल लव दैट घर पे बने हुए सेव ममरा, चिवड़ा, भुजिया, खाखरा, चवाणू, भूसू, वेफर एंड वॉट नॉट। आई एम श्योर आपको सुन के ही मुंह में पानी आ चुका होगा। वेल, आज की लाइफस्टाइल में अ, हमारी लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है। हमारे घर के मेल फीमेल सारे करियर में बिजी हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट अभी उस तरह से वो घर पे स्नैक्स बन नहीं पाते हैं, और उसी गैप को आज से तकरीबन 12 साल पहले हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करके एक नया बिजनेस खड़ा किया था। एंड ही हैज़ रेंज ऑफ नमकीन एंड स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स प्रोडक्ट्स। उसके साथ बहुत बढ़िया छोटे छोटे जूसेस के भी वेराइटीज़ उनके पास हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ यू, मनहर भाई सासपरा। मनहर भाई नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो TFI पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। मनहर भाई, वैसे आपसे तो सालों से संपर्क में हैं, बट आई स्पेशली फील वेरी मच एंथुजियास्टिक, क्योंकि आपसे मिलके हमेशा एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया एनर्जी मुझे मिलता है। और हमेशा से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आपके बारे में स्टोरी जानना चाहता था। बट आई एम गोइंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कैच दिस अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूँ अबाउट यू। बट बिफोर कमिंग टू योर जर्नी, काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको यूरो फूड्स के बारे में अभी डिटेल जानकारी नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूरो फूड्स की जर्नी के बारे में कुछ पहले बताइए। समीर भाई, यूरो फूड्स हमने 2012 में लॉन्च किया। हमारा मकसद था कि आपने जैसे पहले बातों में बोला कि घर जैसा नमकीन, हमारा टारगेट था कि घर पे जो नमकीन बनता है वैसी क्वालिटी और टेस्ट हम क्रिएट करें। तो हमने 2012 में यूरो फूड्स की शुरुआत की। हमने पहले तो इतना विज़न भी बड़ा नहीं था हमारा कि इतना बड़ा फैक्ट्री और इतना बड़ा ब्रांड बनेगा। विज़न लेके तो हम चले थे कि बहुत बड़ी ब्रांड बनना है, लेकिन पहले जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो हमने पहले विजुअलाइज़ किया था, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा हमने प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ा लिया। शुरू में हमने चिप्स और नमकीन लॉन्च किया। थोड़े टाइम के बाद हमको लगा कि पैक वाटर की भी डिमांड अच्छी है, तो हमने पैकेजिंग वाटर का स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमको लगा कि मार्केट में हर जगह पे शादियाँ होती है, हर जगह पे छोटा-छोटा ओकेजनली फंक्शन होता है, तो हम बेवरेजेस सेक्टर में भी आए और जूस लॉन्च किया। हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लॉन्च किया था, जूस लॉन्च किया। और जूस भी कैसा? तो कि पल्प बेस्ड जूस बनाना है हमको। उसमें रियल पल्प यूज़ होगा, शुगर होगा, और वही हिसाब से पूरा हमने डेवलप किया। और टेस्ट भी वैसा कि आप जैसे घर पे कोई फ्रेश जूस बनाते हैं और उसका टेस्ट आए, वैसा टेस्ट भी हमने बना के जूस में एक लाइन में भी इंट्रोड्यूस किया है। हमने 2012 से लेके हर टाइम पे नया-नया इनोवेशन करते गए। पहले हमने चिप्स बनाया, फिर नमकीन में आए, नमकीन के बाद बच्चों लोग का भी हमने ध्यान रखा कि उसके लिए फ्राइम्स वो सब का लॉन्च किया। डे बाय डे हमने नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च करते गए, और हमने एक हमारा खुद का भी इंटरेस्ट था। आपको ताज्जुब होगा कि हमने अभी आज तक R&D कहीं बाहर नहीं करवाया। अच्छा। हम यूरो फूड्स में खुद का R&D सेंटर बनाया। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि टेस्ट डेवलप करने के लिए आप कोई कंसल्टेंट रखते होंगे। हमने आज तक कंसल्टेंट ही नहीं रखा। हम खुद यहाँ पे, हमको तो घर जैसा फूड बनाना था, घर जैसा टेस्ट लाना था, तो बरोबर। यहाँ पे कंसल्टेंट की कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं थी।
यहाँ पे जो अच्छे से अच्छे फूड बनाना है तो हमारी टीम ही सक्षम थी कि हमको एक वैरायटीज देते थे, उसकी 6-7 अलग अलग क्वालिटी और टेस्ट बना के देते थे। उसमें सब लाइव टेस्ट करवाते थे। कोई बरोबर. फ्रेंड्स आए, बच्चे लोग का है तो बच्चे लोग को बुलाते थे, लाइव टेस्ट में से कौन सा बेस्ट है हम्म. वो करके हमारे खुद ने ही हमारी इन हाउस R&D करके हमने पूरा डेवलप किया है। शायद फूड इंडस्ट्रीज में पहली इंडस्ट्रीज होगी कि जिसने विदाउट कंसल्टेंट फैक्ट्री तो सेट किया लेकिन सब टेस्ट भी डेवलप किया। वैसा आई थिंक सो Yes, 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 correct. गुजरात में तो नहीं, इंडिया की फर्स्ट कंपनी होगी। कंप्लीट नेचुरली यस, पूरा आपने टेस्ट बिल्कुल डेवलप किया और सेट किया. बिल्कुल। अमेजिंग. और उसके बाद हमारा कंटिन्यूस जर्नी चलता रहा और आज सब लोगों की विशेष से हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, यूरो का चाहने वाले लोगों की विशेष से हम लोग यहाँ पे पहुंचे और एक अच्छे लेवल पे हमने ब्रांड क्रिएट किया है। करेक्ट. तो मनहर भाई मुझे जानना है कि अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ हम सप्लाई चेन हमारा मौजूद है. हमारे पास अभी मोर देन 150 प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जिसमें Excellent. नमकीन्स भी काफ़ी वैरायटीज, करीबन 50 to 60 अलग अलग टाइप के नमकीन बना रहे हैं। ओके. और उसके अलावा चिप्स में भी 7-8 वैरायटीज बना रहे हैं, जूसेस में 8-10 वैरायटीज बना रहे हैं। और हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉइंट करना चालू किया, पहले गुजरात से स्टार्ट किया। गुजरात, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान में हमने पहले शुरुआत करके काफ़ी अच्छे लेवल पे अभी जा रहे हैं। और उसके बाद हमने एक्सपोर्ट का प्लानिंग किया। एक्सपोर्ट भी हम अभी 16 से 17 कंट्री में हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओह वाह. और समीर भाई, हमने पहले टारगेट रखा कि एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, कि जहाँ पे फूड का नॉर्म्स हार्ड है। ओके. एज पर एग्जांपल US का नॉर्म्स भी इतना हार्ड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का हार्ड है। तो वही कंट्रीज में, यूरोप में, जर्मनी में, वहाँ पे हमने पहले एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। इसलिए क्या कि अगर हम जहाँ पे हार्ड नॉर्म्स की कंट्री में से पास हो जाएंगे तो हम यहाँ पे भी पास हो जाएंगे। परफेक्ट. दूसरा समीर भाई, हमने अभी तक लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनती है, नमकीन बनता है तो सेम ही नमकीन बनता है और उसमें से ही हम पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं। खाली एक्सपोर्ट की क्वालिटी में डिफरेंस इतना, उसके ऊपर लैंग्वेज अलग अलग कंट्री वाइज लिखा जाता है, बाकी क्वालिटी सब सेम रखी है हमने। करेक्ट. तो हमको एक्सपोर्ट में भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोकल में भी हमारी चैनल है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को माल सप्लाई करती है। और हमारे चैनल पार्टनर्स जितने भी हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से यूरो के साथ जुड़े हुए और बहुत अच्छी तरह से वो लोग वर्क कर रहे हैं, इसलिए तो यूरो इतने फास्ट आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है. करेक्ट. Yes. सो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी कंपनीज ऐसी मैंने भी देखी है कि जो इंडिया के लिए अपनी क्वालिटी डिफरेंट रखती है और अब्रॉड के लिए क्वालिटीज़ डिफरेंट है. बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपने क्वालिटी में जो बेस्ट स्टैंडर्ड आप बाहर भी दे रहे हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से वही चीज़ आप अपने इंडियन लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ रियली गुड अप्रोच. पर मैं जानना चाहूँगा साथ ही साथ कि 2017 में 2017 में आई थिंक आपकी पहली कंपनी थी स्पेशली इन टू सूरत जिसने एक IPO लेके आए थे, पहला SME IPO था. तो उसका इंस्पिरेशन कैसे मिला और उसके बारे में भी कुछ बताइए. समीर भाई, मैं हर कंपनी का स्टडी करता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं. यस. दूसरा, मुझे एक शौक था कि मुझे पब्लिक लिमिटेड कंपनी करके एक डिसिप्लिन में आना था. पब्लिक लिमिटेड आपको भी पता होगा कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना है तो काफ़ी कंप्लाइंसेस पूरा करना Yes, रहता है. yes. सेबी की कंप्लाइंसेस रहती है, स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंसेस रहती है, और सबसे ज़्यादा कि मैं अगर सब लोगों को उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर दो, अगर समझ लो कि आपके पास एक शेयर है तो भी आप यूरो के पार्टनर्स हैं. परफेक्ट. तो एक अपना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का एक सपना था, सबका साथ सबका सबका विश्वास और सबका विकास. साथ मिलके विकास होता है. तो मैंने सोचा कि भाई मैं अगर कंपनी में मैं खुद के लिए रखूंगा तो सिर्फ मेरा ही प्रॉफिट आएगा और मैं सबको उसका शेयर दूंगा तो सबको प्रॉफिट आएगा. तो हमने 2017 में फाइनल किया कि हमको पब्लिक लिमिटेड में जाना है. वो टाइम पे पब्लिक लिमिटेड में जब भी गया तभी मुझे नहीं लग रहा था कि गुजरात में SME में कोई कंपनी वो टाइम पे लिस्टेड थी, और सूरत में तो मैं फर्स्ट ही था. और सबसे बड़ा IPO SME सेक्टर में, सबसे बड़ा IPO भी यूरो का था.
वो परफेक्ट। टाइम पे यूरो का आईपीओ भी सबसे बड़ा था और सब्सक्राइब भी वो टाइम पे लोगों इतना अवेयरनेस नहीं थी हम्म। ऐसे में फिर भी काफी टाइम ज्यादा सब्सक्राइब भी हुआ था यूरो का आईपीओ हम्म। और हमने रिटर्न भी वो हिसाब से दिया है जो लोगों ने हमारे पास इन्वेस्ट किया है हम्म। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमने हर चीज में ध्यान रखा है कि इसके अंदर एक शेयर होल्डर भी कंपनी का पार्टनर से तो हम पर्सनल भी समझ लो कि मुझे कोई कंपनी का रूल्स बनाया हुआ हमने हम्म। कि अगर मुझे कोई ट्रैवल करना है कंपनी के काम के लिए तो मुझे कंपनी इकोनॉमी टिकट ही देंगी अगर मुझे कोई बिजनेस क्लास की टिकट में जाना है तो मैं एक पर्सनल पैसा तो कंपनी इकोनॉमी टिकट भी नहीं देगी वैसे भी मुझे कंपनी की कार यूज करना है तो मुझे इनोवा ही मिलेगी दूसरी कोई कार लेना है तो मेरे खुद के खर्चे से लेना पड़ता है काफी चीजों में मैंने अलग अलग नॉर्म्स बनाया है क्योंकि यहाँ पे तो सब पार्टनर्स है एक शेयर होल्डर भी पार्टनर है 10 शेयर है वो भी पार्टनर है जिसके पास लाख शेयर वो भी पार्टनर्स है हमारा एक एथिक्स था कि हमारे फायदे के लिए कंपनी का कहीं पे भी नुकसान नहीं होना चाहिए आप भी कभी यहाँ पे आते हैं तो हम एक गिफ्ट हैम्पर भी आपको देता हूँ यहाँ पे कंपनी की ओर से लेकिन उसका पेमेंट मैं पर्सनली करता हूँ क्योंकि मेरा रिलेशन पर्सनल होता है तो हमने तो एक एक चीज में भी ध्यान रखा है कि पब्लिक लिमिटेड होने के बाद हम कोई भी हमारा फायदे के हिसाब से कंपनी का 1 रुपये का नुकसान नहीं होना चाहिए सेकेंडरी के पब्लिक लिमिटेड होने के बाद मुझे फायदा भी काफी हुआ है कि लोग जो शेयर होल्डर्स है हमारे उसको भी लगता है कि अपनी कंपनी है और हमको भी सबका साथ मिल रहा है इसलिए मुझे पब्लिक लिमिटेड कंपनी किया और मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज भी कर रहा हूँ करेक्ट। यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ गई कि स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ईमानदारी या लॉयल्टी के बारे में कि बोले आप जो बंद रूम में करते हो आप एक्चुअल में वही हो। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे भी जान के बहुत अच्छा लगा कि कोई आपको देख नहीं रहा है आप पीछे कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हो या आप कौन सी चीज़ें दे रहे हो, बट आपने बैक एंड में भी वो सारी मोरल्स भी आपने बनाए, रूल्स भी बनाए और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल डायरेक्टली कोई पूछने वाला नहीं है। सो इट रियली शोज योर मोरल्स एंड एथिक्स एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर फाउंडेशन टू ग्रो एंड एक्सपैंड फर्दर। सो यूरो की कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। नाउ कमिंग टू योर जर्नी, तो उसके बारे में डेफिनेटली आई एम रियली एंथुसियास्टिक टू नो अबाउट यू। तो प्लीज़ उसके बारे में शेयर करिए। मेरी अगर पर्सनल जर्नी बोलूँ तो मुझे सूरत में सेटल हुआ मेरा बॉर्न पालीताना के पास मेरा एक छोटा सा गांव है लुआरवाव गांव वहाँ पे मेरा बॉर्न हुआ उसके बाद मैं 5 साल का था तब से मैं सूरत में हूँ मतलब अभी मुझे 52 ईयर्स सूरत में हुआ तो मेरी कर्म भूमि सूरत है बरोबर। मैं यहाँ पे स्टडी के लिए आया था लेकिन पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा था मैं 12th स्टैंडर्ड में भी फेल हुआ 12th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद मैं मार्केट में गया डायमंड मार्केट में एक ब्रोकरेज का काम मुझे डायमंड घिसना भी आज भी मुझे डायमंड का पॉलिशिंग भी नहीं आता है कटिंग भी नहीं आता है या तो मैंने एसोटिंग भी सीखा नहीं है लेकिन मैं डायमंड मार्केट में ब्रोकरेज के लिए गया तो पहले ही महीने में मैंने 5,000 रुपया कमाया तो मुझे लगा अगर मैं आगे पढ़ के भी कितना कर पाऊँ अगर मैं पढ़ूंगा तो भी मुझे समझ लो कि कोई जॉब मिलेगी तो 15-20 हजार 25,000 वो टाइम पे तो वही था ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 1986 की बात कर रहा हूँ ओहो 1986 में मैं डायमंड में आया थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं ब्रोकरेज कर रहा हूँ मैं खुद का बिजनेस करना चाहिए तो मैंने एक छोटी सी पूंजी लगा के छोटा सा बिजनेस व्यापार ट्रेडिंग करना चालू किया उसके बाद मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं फॉरेन जाके कच्चा माल लेके यहाँ पे ट्रेडिंग करूँ ओके। और समीर भाई मैं आपको बताऊंगा तो खुशी होगी मुझे कि मैं 19 इयर्स की एज में पहली बार बेल्जियम गया था कच्चा माल खरीदने के लिए और वो टाइम पे कोई इतनी छोटी एज में नहीं जाते थे नहीं जाता। तो मैंने 19 साल की एज में मैंने डायमंड का ट्रेड फॉरेन से माल लेके इंडिया माल बेचना चालू ट्रेडिंग चालू किया और 1986 में मैं पहली बार 1986 दिसंबर या नवंबर में मैं गया था पहली बार उसके बाद आज तक कोई भी साल वैसा नहीं है कि मैं बेल्जियम नहीं गया क्योंकि आई लव बेल्जियम क्योंकि मैं ग्रो वहां से हुआ हूँ मैंने लगातार जर्नी मेरी डायमंड में डे बाय डे बहुत अच्छे से आगे बढ़ता रहा और एक टाइम पे हम 3 ब्रदर है मुझे काफी लोग पूछते हैं कि आप सक्सेस है उसका राज क्या है तो मैं बोलता हूँ कि मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड मेरा छोटा भाई दिनेश भाई है तो लेफ्ट हैंड मेरा छोटा भाई जयंती भाई है हमने तीनों ने मिलके
काफी स्ट्रगल भी किया बिजनेस में, लेकिन हमारी जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं डे बाय डे आगे बढ़ता गया। बरोबर। 2008 में भी काफी हद तक मार्केट हिल गया था और वैश्विक मंदी चल रही थी। वैश्विक हर मंदी, correct. वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस में मंदी चल रही थी। वैसे डायमंड में भी रिसेशन चल रहा था। तो हमको वो टाइम पे प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। हम तीनों भाई बैठे थे कि भाई अपने को अभी क्या करना चाहिए। कोई ऐसा भी एक बिजनेस साथ में लेके आना चाहिए। हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, हम फूड का डायमंड कर रहे हैं, तो कोई नया बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने प्लानिंग किया कि हम फूड का बिजनेस करें और उसका लीड कौन लेगा। तो दोनों भाई ने बोला कि आप सूरत में रहते, आप लीड लो। मैंने खुद ने स्टडी किया, 6 महीने तक हमने खुद ने स्टडी किया कि बिजनेस, हाउ टू ऑपरेट योर न्यू बिजनेस। करेक्ट। तो उसमें माइनस पॉइंट क्या है और प्लस पॉइंट क्या है। अगर जो सक्सेस कंपनी है उसका मैं खाली स्टडी करूंगा तो अपने को सब सक्सेस ही दिखेंगे, लेकिन मैंने कौन सी अनसक्सेस कंपनी है उसका भी स्टडी करके 6 महीने में मैंने रिपोर्ट बनाया कि नहीं, वी कैन डू द बिजनेस, फूड बिजनेस, और हम फूड बिजनेस में एंटर हुए। तो हम बहुत छोटी एज से मैं बिजनेस में लगा हुआ था। करेक्ट। उसके पहले भी मैं पढ़ते पढ़ते भी काफी टाइम में ऑफिस में हेल्प करता रहता। अपनी खुद की ऑफिस थी, मेरा चाचा चला रहा था और मेरे फादर इज ए फार्मर। ओके। तो वो भी पहले डायमंड में थे, फिर फार्मिंग कर रहे थे, तो हम भी उसको हेल्प करने लगे। तो हमारे जीन्स में था बिजनेस। और एक स्ट्रगल भी, हमने काफी बिजनेस होता है तो स्ट्रगल होता है, लेकिन हर स्ट्रगल का रास्ता खुद में खुद मिलता रहता है। और वो हिसाब से हमारी जर्नी की स्टार्ट हुआ। 2008 में हमने तीनों भाइयों ने मिलकर फाइनल किया कि फूड इंडस्ट्रीज का फाइनल करना है। हमने 2010 में फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया और 2012 में हमने फैक्ट्री स्टार्ट किया यूरो फूड्स की। और यूरो फूड्स के साथ साथ आज भी हमारा डायमंड का बिजनेस भी एज इट इज चल रहा है। वो दोनों ब्रदर चला रहे हैं, तो वो भी बिजनेस हमारा कंटिन्यूस चल रहा है और फूड का भी बिजनेस चल रहा है। साथ साथ में हमारा दायित्व होता है कि हमको जब भी सोसाइटी कुछ देती है तो हमको भी कुछ सोसाइटी को देना चाहिए। तो आज सब हम काम साथ में मिलके सब कर रहे हैं। बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी। बिल्कुल। तो क्यों आपने ये बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस को चूज किया? क्या रीजन था? देखो, फूड बिजनेस चूज करने का रीजन एक ही था। ये एक बिजनेस वैसा है कि हर दुनिया का छोटे से छोटे जो गरीब लोग बोला जाते हैं वो भी उसका यूज कर सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल, 5 रुपए की चिप्स खा लिया, पेट भर गया। 5 रुपए का गाठिया खा लिया, पेट भर गया। वही गाठिया, चिप्स करोड़पति लोग भी खाते हैं और छोटे लोग भी खाते हैं। बरोबर। तो हमारा विजन था कि हर लोगों के साथ जुड़ा रहना है। अगर मैं कोई प्रीमियम प्रोडक्ट में जाऊं तो सब बड़े लोगों के साथ ही जाऊंगा। अगर मैं ये छोटी चीजें बना, अगर मैं ज्वेलरी बिजनेस में हूं, मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का आज भी, तो उसमें जो मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरे साथ जिसकी लागणी जुड़ा हुआ है, वो सब बड़े बड़े लोग हैं। और यहाँ पे 5 रुपया पैकेट खाने वाले की भी एक लागणी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे पहले मैंने सोचा था कि मुझे सब लोगों के साथ रह के और सब लोगों को जो चीज पसंद आवे वैसा करना है, तो कौन सी इंडस्ट्रीज चूज करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ रही थी फूड इंडस्ट्रीज। करेक्ट। तो चूज करने का रीजन एक ही था। और उसमें आपने प्रोडक्ट भी वैसी चुनी है जो कनेक्ट सबको करती है, मतलब नीचे से लेके ऊपर हर घर में वो चीज कनेक्ट करती है। वैसी पैसे वाले भी खा सकते हैं और छोटे लोग भी खा सकते हैं, यंगस्टर भी खा सकते हैं, बच्चे लोग भी खा सकते हैं और बूढ़े लोग भी खा सकते हैं। राइट। ये चीज ही वैसी है। सो अमेजिंग चीजें आप शेयर कर रहे हैं मनीर भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक चीज मैं पर्सनली भी पूछना चाहूंगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, यू आर वेरी मच एनर्जेटिक। और इवन आप कहते हैं ना कि इनोवेशन के साथ साथ प्रोडक्टिव भी बहुत रहते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं, या आप ऐसा कुछ पर्सनल आपकी कुछ हैबिट्स रूटीन में ऐसा कुछ है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। मेरा फादर ने सिखाया था कि जितने भी वर्क करते रहेंगे ना, इतनी आपको एनर्जी रहेगी। और दूसरा, वो हमको हर बार बोलते थे कि अर्ली मॉर्निंग से बिजनेस स्टार्ट करो। मतलब अर्ली मॉर्निंग उठना सीखो। सूर्योदय होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त आपको रेडी हो जाना चाहिए
और जितना भी मॉर्निंग में ऑफिस में एंटर हो सको मॉर्निंग में इतना पहले ऑफिस में जाओ। तो आज भी मेरी हैबिट है अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर वॉकिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और हमारा एक रूटीन है कि फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करके हम ऑफिस आ जाते हैं। दूसरा एनर्जी रहने का कारण कॉन्फिडेंस। मैं तो सबको भी बोलता हूँ कि लाइफ में कभी रिटायर नहीं होना चाहिए और लाइफ में कभी कोई एज नहीं है, दिमाग से आपकी एज बनती है। आप अगर सोचेंगे, मैं मेरे मेरे दोस्त के बारे में पूछेंगे ना आप, तो मेरा आज भी यंग दोस्त भी है, मतलब 25 30 35 साल के लोग, 40 साल के यंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी मेरे दोस्त हैं और बड़े बड़े जो 70 80 ईयर्स के वो भी मेरे दोस्त हैं। तो मैं जो छोटे जितने एज में है यंगस्टर है, तो उसमें से मेरे को एनर्जी पास होती है, मैं उसमें से एनर्जी लेता हूँ। और समझन जिसको बोलते हैं कि आपको समझन कहाँ से आती है, तो जितने बड़े लोग के साथ बैठ के रहते हैं वहां से हमको समझन में, इसलिए मैं दोनों तरह के दोस्त भी रखता हूँ। और एनर्जी में रहने का कॉन्फिडेंस, अगर मैं बोलूंगा कि मैं थक गया हूं तो 101% थक जाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैं कितना भी काम करूंगा थकने वाला नहीं हूं, तो आप कितना भी दौड़ लो भाग लो कभी थकने वाले नहीं है। तो मेन तो अपना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अपन को एनर्जी देती है। करेक्ट, मतलब पहली चीज तो स्टार्ट अर्ली, जैसे आपके फादर ने आपको सिखाया था, यस स्टार्ट योर डे अर्ली मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके। दूसरा, काम करते रहो, देर इज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट इन लाइफ। यस यही चीज मैंने इकिगाई बुक में भी देखा है और जापानीज लोग भी फॉलो करते हैं कि देर इज दे डोंट बिलीव इन रिटायरमेंट। जब तक यस जिंदा हो काम करते रहो और बिल्कुल काम ही आपको नई एनर्जी देता रहेगा। एंड जो तीसरा आपने बताया स्पेशली कि आप यंग लोगों से मिलकर एनर्जी भी लेते हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास से नॉलेज विजडम आप लेते हैं। विजन लेते हैं। दैट इज रियली हेल्पफुल कंटेंट। मतलब कहते हैं ना कि लाइफ टाइम कुछ आपने चीज़ें बताई जो हमारे मुझे और मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो मनहर भाई, आपकी जर्नी के बारे में तो हमने जाना, बट अभी यूरो फूड्स की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। बट उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यू आर कमिंग अप विद अ वेरी बिग फूड पार्क, मतलब अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पे नियर चिखली कुछ 50 एकर्स में आप बहुत बड़ा फूड पार्क लेके आ रहे हो। उसके बारे में आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो, तो प्लीज़ उसके बारे में शेयर करिए। हमारा चिखली के पास 50 एकड़ से भी ज्यादा लैंड में एक फूड पार्क आ रहा है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है वहाँ पे। वहाँ पे हमने हर चीज में अलग अलग बिल्डिंग बनाया है कि भाई नमकीन्स का बिल्डिंग तो पूरा एक बिल्डिंग में नमकीन ही बनेगा, एक बिल्डिंग में पोटैटो चिप्स तो चिप्स ही बनेगी, एक बिल्डिंग में बेवरेजेस, और वहाँ पे काफी वेरियस प्रोडक्ट भी ला रहे हैं। एज पर एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर पल्पिंग प्लांट लगाया है वहाँ पे, तो मैंगो पल्प का प्रोडक्शन लिया। मैंगो पल्प में भी समीर भाई हमने क्या किया कि घर पे लोग जैसे कैरी पकाते हैं वैसे हमने, देसी भाषा में हमारे काठियावाड़ी में बोलते हैं कि दाबा डाल के कैरी पकाओ, बरोबर। वैसे हमने कैरी पकाया, मैंगो का सीजन लिया और पल्पिंग प्लांट बनाया। तो पल्पिंग का डब्बा भी हमने पैक किया 850 ग्राम का, और 3 किलो 100 ग्राम का भी हमने लॉन्च किया मार्केट में। वो पार्क की विशेषता ये है कि एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, हर रोड आरसीसी रोड बना हुआ है, और उसमें प्लांटेशन भी हमने बहुत किया, एनवायरमेंट का भी बहुत ध्यान रखा है। हमने कॉमन सेंट्रलाइज बॉयलर हाउस लगाया, और बॉयलर में भी आप अगर वहां से पास होंगे और देखेंगे रे, तो बॉयलर में से आपको धुआं भी निकलता नहीं दिखेगा चिमनी में से, क्योंकि इतना फिल्टर लगाया हमने वहाँ पे, बेक फिल्टर लगाया, वाटर फिल्टर लगाया, काफ़ी चीज़ में हमने इनोवेशन किया कि पर्यावरण में नुकसान नहीं हुए। और वहाँ पे हमने एक ZLD मतलब जीरो डिस्चार्ज सिस्टम लगाया है कि जितना भी पानी वेस्ट होगा वो सर्कुलेट होके उसको प्यूरिफाई करके वापस 95% टू 95 टू 98% वाटर हम रीयूज करेंगे। तो हमने एक एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ध्यान में रखा है कि एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी होती है कि एनवायरनमेंट की भी रक्षा करना हमारी दायित्व है। दूसरा, हमने वहाँ पे सोलार पे पूरा प्लांट चलाने का प्लानिंग किया है कि पूरा प्लांट सोलार से चलेंगे तो ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे, पानी का वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा वो पार्क की खासियत है, पूरी दुनिया में कहीं थीम बेस पे पार्क बना है तो इंडस्ट्रियल थीम बेस पार्क नहीं बनता है।
हमने वो पार्क इंडस्ट्रियल पार्क भी थीम बेस पे बनाया, हमने राष्ट्र अच्छा। की थीम पे पूरा पार्क बनाया है। वाह। राष्ट्र की थीम में किसी को बोलते कि राष्ट्र की थीम इसमें कैसे होता है, हम्म तो हमने पूरा हाईवे से लेके करीबन 750-800 मीटर हमारी फैक्ट्री लंबी है, हम्म तो हर जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक सर्कल डेवलप किया। हम्म समझ लो कि आई एम ए फार्मर, तो पहला सर्कल आएगा फार्मर सर्कल, तो वहां पे एक फार्मर खड़ा है और उसकी हिस्ट्री लिखा जाएगा कि फार्मर का भारत देश में क्या कंट्रीब्यूशन है। अस्तित्व है और कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। तो उसकी हिस्ट्री वहां पे स्कैन करेंगे तो उसकी हिस्ट्री देखेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप स्कैन करेंगे तो पूरी हर लैंग्वेज में, वैसा नहीं है कि गुजराती और हिंदी और इंग्लिश में, आप जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज में उसकी हिस्ट्री होगा। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू, वहां पे उसकी पूरी हिस्ट्री होगी। फिर आगे जाएंगे तो एक सर्कल बड़ा डेवलप किया है, वहां पे हमने 45 मीटर पे हाइट पे फ्लैग लगाया है और भारत माता का स्टेच्यू वहां पे लगाया है। और वहां से भी आगे बढ़ो तो ऑफिस बिल्डिंग आएगा, तो वहां पे हमने गांधी जी का स्टेच्यू लगाया है, वहां पे छत्रपति शिवाजी का स्टेच्यू आ रहा है, और वैसे अलग अलग स्टेच्यू और उसकी हिस्ट्री। ये मैंने क्यों किया, उसके पीछे एक रीजन था कि हर भारत के नागरिक को भारत के प्रति समर्पित होना चाहिए और राष्ट्रभाव होना चाहिए। हमारी फूड इंडस्ट्री समीर भाई वैसी है कि बच्चे लोग को, स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट लोगों को फूड इंडस्ट्री देखने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, लेकिन हाइजीन पॉइंट लोग उसको अलाउड नहीं करते फूड इंडस्ट्रीज में ज्यादा लोगों को विजिट करने की। लेकिन मेरा टारगेट है कि वहां पे ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट और विजिटर्स, विजिटर्स नहीं बोला जाए, ऑल स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट होए या एनजीओ के कोई है, उसके लिए ओपन रखूं। तो कोई मुझे पूछेगा कि मनर भाई इतने सारे, मेरा तो टारगेट है कि जितनी भी स्कूल को विजिट करना है करो, क्योंकि ये बच्चे लोग अगर फूड इंडस्ट्रीज में प्रोसेस देखेंगे तो उसका नॉलेज भी बढ़ेगा, उसको आगे का फ्यूचर भी दिखेगा कि भी हमको क्या करना चाहिए, फूड इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए क्या नहीं। तो बच्चों लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, अगर विजिट किया तो लोग का क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे लोग विजिट करें, हाइजीन कितने कैसे मेंटेन करेंगे। मैंने हर यूनिट पे एक स्काई वॉक बनाया है, जितने भी विजिटर्स आएंगे उसको नीचे चलना ही नहीं है, उसको स्काई वॉक पे चलना है। पहले तो सेंट्रलाइज एंट्री रखा है, वहां पे आप हाइजीन होके एक बार प्लांट में आ गए तो स्पाइन, हर बिल्डिंग को हमने स्पाइन से जोड़ा है, तो स्पाइन में से हर बिल्डिंग में आप जाएंगे, स्काई वॉक से आप देख के आएंगे, पूरा प्लांट की विजिट करेंगे। और विजिट करने के बाद हमने एक ऑडिटोरियम बनाया है, वहां पे 100 सीट का ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम में भी आधे घंटे की 20 to 30 मिनट्स की एक मूवी दिखाई जाएगी। उसमें पहले दिखाएंगे कि भाई राष्ट्र की और आपको क्या समर्पित रहना चाहिए, वो 5-7 मिनट की। सेकंड आपकी आएगी, पहले तो आप जैसे भी ऑडिटोरियम आएंगे तो राष्ट्रगीत स्टार्ट होगा, राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्र के लिए क्या समर्पण होना चाहिए, उसके बाद ये फैक्ट्री कैसे बनी, हम अभी जब से फैक्ट्री बनना चालू तब से वीडियो कर रहा है। सेकंड थर्ड पॉइंट वो आएगा। फोर्थ पॉइंट आएगा कि फूड इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी क्या है और फूड इंडस्ट्रीज में सीखने को कैसे मिलता है और सीखने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। वो सारा मिला के 25 to 30 मिनट्स की एक मूवी बनेगी, वो देखेंगे। उसका भी एक रीजन था कि हमारा हर यूनिट देखने में बच्चे लोग को 2-3 घंटा लगेगा। 2-3 घंटे के बाद बच्चे लोग को थोड़ा रेस्ट चाहिए, कोई भी स्टूडेंट को रेस्ट चाहिए, तो उसके लिए बनाया हमने बड़ा बड़ा गार्डन बनाया है वहाँ पे, कि गार्डन में भी स्टूडेंट लोग घूमे, और जहाँ जहाँ पे भी सेल्फी लेंगे, या तो समझ लो कि जहाँ जहाँ स्टेच्यू है, राष्ट्रीय नेता का स्टेच्यू है, वहाँ पे उसकी सेल्फी लेंगे वो लोग, और उसका हिस्ट्री भी वो लोग स्टडी कर सके। तो हमने ये हिसाब से पूरा राष्ट्रीय थीम पे पार्क बनाया है। तो वहाँ पे ये पार्क तो बोलने जैसा है, आप अभी भी आप जाएंगे ना, तो आप जैसे ही एंटर होंगे तो पहले तो आपको बड़ा सा गेट दिखेगा और वाटरफॉल्स दिखेगा। आप एंटर होंगे तो पूरी ग्रीनरी दिखेगी, फ्लावर्स, वो सब कलरफुल फ्लावर्स, काफी पेड़ पौधे लगे हुए, तो आपको लगेगा नहीं मैं इंडस्ट्रीज में जा रहा हूँ, आपको कोई लगेगा या मैं कोई रिसोर्ट में जा रहा हूँ, क्या है। तो वो हिसाब से पूरा पार्क हमने डेवलप किया है। और वो पार्क में बच्चे लोग का वो भी हमने ध्यान रखा गया है कि वो लोग आएंगे 2-3 घंटे घूमेंगे, फिर क्या, उसको बेचारे 9-10 बजे आ गए, 12-1 बज गए, तो उसके लिए हम अलग से कैंटीन भी बना रहे हैं वहाँ पे।
तो हमने ज्यादा तक फोकस किया है कि स्टूडेंट लोग जो आए वो वहां पे सेटिस्फाइड होके जाए। तो पूरा राष्ट्रीय थीम पे पार्क बना हुआ है और आर्ट ऑफ द स्टेट अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे देखने आए हैं, जो बाहर से भी काफी स्टेट में से आते हैं, पार्क देखने के लिए लोग स्पेशली आते हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पार्क, ऐसा हमने पार्क नहीं देखा। करेक्ट। मतलब आपने पूरी थीम पे ध्यान रखा। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी बिल्कुल नहीं। हार्डली कोई ऐसा फूड यूनिट होगा जहाँ पे आपने हिंदुस्तान भारत देश की थीम पे इतना बड़ा सेटअप बनाया। एंड रियली एक्साइटेड टू विजिट इट। जैसे ही रेडी होता है मैं इसको विजिट करना चाहूँगा बिल्कुल। डेफिनेटली। दूसरी चीज़ जो मैंने आई केम टू नो और मुझे पता भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं और वहाँ पे आप बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने वाले हैं। तो उसके बारे में बताएं कि एम्प्लॉयमेंट आप कितना वहाँ जनरेट करने का सोच रहे हैं और क्या-क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करने का वहाँ पे आयोजन रख रहे हैं? देखो, जो यूरो में जॉब कर रहा है इज नॉट आवर एम्प्लॉइज, इज आवर फैमिली। जब भी कोई बिजनेसमैन उसके वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एज ए फैमिली ट्रीट करता है, तो एज ए फैमिली वहाँ पे उसको फैसिलिटीज भी देना चाहिए। हमने वहाँ पे एक एक चीज में हमारे फैमिली के ध्यान रखा है। पहले तो वो लोग के लिए रहने के लिए सुविधा है, तो वहाँ पे हम लोग लेबर क्वार्टर नहीं बना रहे, हमारे परिवार के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। और हॉस्टल भी कैसी, पहले तो जेंट्स हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग, कपल हॉस्टल अलग। काफी हमारे ये प्लांट में भी कपल में काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कपल में रह सके। वहां पे हमने फैमिली हॉस्टल भी बना रहे, फैमिली के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे कि भाई वहां पे जो फैमिली है वो भी रह के हमारे प्लांट में काम कर सके। और मेनली फैमिली के साथ बच्चे लोग भी होता है, तो बच्चे लोग का भी रहने के लिए वहाँ पे मतलब स्कूल पढ़ाई कर सके। और वहाँ पे वो हिसाब से भी हमने जो छोटे छोटे बच्चे उसके लिए नर्सिंग भी बनाया है। और वहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल सेंटर भी बनाया है। वो वहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर्स वहाँ पे रहेगा। ओके। क्योंकि इतने बड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1000-1200 लोग काम करेंगे। ओके। लेकिन ये पार्क चालू होने के बाद इनडायरेक्ट अनबिलीवेबल एम्प्लॉयज को हम लोग रोजी रोटी दे पाएंगे। और वहाँ पे हमारे ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। फिर भी यहाँ पे ये भी जो हमारी पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई भी लोग 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में आता है, उसको यहाँ पे लंच फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आता है, उसको डिनर फ्री ऑफ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे कुरियर बॉय है, कोई भी आए, हमारे ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे माल सामान खाली करने आते हैं, भरने आते हैं, तो वो लोग के लिए भी पूरी सुविधा हमने दिया हुआ है। वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सुविधा नहीं, इसलिए क्या होता है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक में सो जाते हैं, बेचारे गर्मी होती है, कुछ भी होते हैं। वहाँ पे हमने 70 to 80 ड्राइवर्स और कंडक्टर सो सके ऐसा अलग डॉर्मेट्री बनाया है कि वहाँ पे वो लोग के लिए अलग कैंटीन भी है, वहाँ पे भी खाना भी खाएगा और वहाँ पे ट्रक रख के वो लोग आराम से रूम में सो पाएंगे। तो वहाँ पे नया पार्क है, इसलिए हमने हर चीज में ध्यान रखा है, क्योंकि ही इज आवर फैमिली। हमारे यूरो के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो हमारे परिवार है। खाने पीने रहने का तो हमने व्यवस्था कर ही लेते, पहले खाने का भी हम लोग जो उसको प्रोवाइड करते हैं, वो समझ लो कि हम जो खाना खाते हैं वो उसको खिलाते हैं, हमारे लिए कोई अलग से नहीं बनते हैं। तो हम हमारा परिवार है, इसलिए हम लोग ने ये सब सुविधा उसके लिए बनाई है। मनोहर भाई, अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप फिलोसॉफी जर्नी को मैं एक वर्ड या एक सेंटेंस में अगर सम अप करना हो तो वो क्या होगा? देखो, मैं बार बार उसको दोहरा चुका हूँ कि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनना है तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, विजन लेके चलना पड़ता है। जिसके पास हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, विजन है, एक करने की इच्छा शक्ति है, कोई भी काम करने की इच्छा शक्ति होती है तो काम होता है। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को यहाँ से स्टेशन तक दौड़ना है तो दौड़ पाऊंगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैं तो यार 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ पाऊंगा तो कभी मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाऊंगा। तो गोल भी होना चाहिए। मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा तो हर एंटरप्रेन्योर्स को बोलूंगा कि ऑनेस्टी, हार्डवर्क और क्वालिटी, ये सब पैरामीटर आप मेंटेन करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और मेरे हिसाब से मैं एक वर्ड आपके लिए डेफिनेटली ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ आत्मविश्वास, आपका यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मैं बिल्कुल, हमेशा देखता हूँ एंड इट इज़ बिल्कुल गिव मी कॉन्फिडेंस। इंस्पिरेशन एवरी टाइम आई मीट यू। बिल्कुल। सो आप B2B बिजनेस में ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यू आर एक्सपांडिंग वेरी गुड, आप एक्सपोर्ट में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
डेफिनेटली मेरी बेस्ट विशेज है कि आप पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड पूरा बिजनेस को एक्सपांड करें. पैरेलली आपने अभी एक डिसीजन लिया है फॉर फर्दर एक्सपांशन इनटू रिटेल, दैट टू रूट ऑफ फ्रेंचाइजी रूट के द्वारा. तो इसकी सोच आपको कैसे और कहाँ से है, उसका मोटिवेशन आपको कैसे मिला? समीर भाई, पहले तो हमारा बिजनेस B2B नहीं है, B2C ही है, ओके. क्योंकि हम मैन्युफैक्चर से लेके यूजर तक जुड़े हैं. मैन्युफैक्चरिंग करके हम माल बेच रहे हैं. सेकंड, आपने बात किया फ्रेंचाइजी की. एक बार मेरे दिमाग में आया कि जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है वो खुद का बिजनेस कैसे कर पाए. तो मैंने सोचा कि भाई जिसके पास बहुत कम कैपिटल है उसके लिए हमें फ्रेंचाइजी आउटलेट खोले तो उसके पास कम पैसे में 10-12 लाख रुपए में वो खुद की शॉप चालू कर पाएगा और खुद का बिजनेस ऐसा प्राउड होगा. सेकेंडरी, जो रिटायरमेंट है, यहाँ पे इंडिया में 58 साल में रिटायर होते हैं. आज मेरा 57 हुआ. मैं तो सोचा है कि मैंने फाइनली है कि मैं जीऊंगा तब तक काम करूंगा. तो आज 58 साल में जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो ऑफिसर रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद क्या है, उसके पास कैपिटल है तो वो लोग के पास कोई बिजनेस नॉलेज तो है नहीं. ये फ्रेंचाइजी मॉडल हमने ऐसा बनाया, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है. तो हमारी कंपनी और हमारी जो चैनल पार्टनर्स है उसको ट्रेन करेंगे और शॉप चालू करवा देंगे और वो बैठे बैठे उसका टाइम पास भी होगा, वहाँ पे टाइम का भी स्पेंड करेंगे और वो एंजॉय भी करेंगे बिजनेस और अर्न भी करेंगे. सेकेंडरी क्या होता है कि काफ़ी टाइम हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. समीर भाई, अगर कोई आया और मैंने उसको 2-5 लाख रुपया दे दिया तो कितना टाइम, टेम्पररी. 4-6 महीने में खत्म हो जाता है. मैंने उसको सोचा कि भाई अपन अगर उसको जॉब देंगे तो कितने कितने फैमिली, उसका फैमिली बाहर आएंगे. हम चाहते हैं कि 500,000 एंटरप्रेन्योर्स हमारे में से क्यों पैदा नहीं हुए कि वो 500,000 लोगों को रोजी रोटी दे पाए. तो हमारा तो एक टारगेट है कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स उसमें से डेवलप करते रहो. यहाँ पे हम लोग ने हमारे नए पार्क में हम ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए. कि उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि हाउ कैन यू कैन डू द बिजनेस. वैसा नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया है तो ही बिजनेस कर पाते हैं. आपके पास छोटी अमाउंट में भी बिजनेस कर सकते हैं और लोग, छोटे छोटे लोग भी ये बिजनेस में इन्वॉल्व होके खुद का बिजनेस, आज जॉब है. आज मुझे समझ लो कि 50,000 की भी जॉब मिलती है तो मैं एक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, यार तो कोई भी जॉब का आदमी हो गया. अगर मैं मेरा खुद का थोड़ा सा पूंजी इन्वेस्ट करके मैं अगर 30,000 भी अर्न करता हूं तो मुझे प्राउड होता है कि इट्स माय बिजनेस. तो मेरा एक ही टारगेट था कि छोटी अमाउंट में सब लोग खुद एंटरप्रेन्योर्स बन पाए. इसलिए हमने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च करने का प्लानिंग बनाया और हमने गुजरात में काफ़ी स्टोर, करीबन करीबन बड़े लेवल पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी स्टोर आउटलेट खोले और जिसके पास छोटी कैपिटल है उसके लिए भी एक बिजनेस का रास्ता खुले और जो रिटायरमेंट है उसके लिए घर पे बैठने के अलावा खुद का बिजनेस भी करे और अर्न भी करे. यही मेरा मकसद था. और इसके साथ साथ कंपनी का भी फायदा होगा. दोनों विन विन सिचुएशन है. उसको भी फायदा है और कंपनी भी एक ब्रांड बढ़ेगी और कंपनी का सेल भी बढ़ेगा. दोनों चीजें हैं. वैसा नहीं है कि खाली वो लोग के फायदा होगा, दोनों को फायदा है. मतलब आप देखा जाए तो आपने एक तरह से आत्मनिर्भर जो Yes. सोच है उसको आपने सपोर्ट भी हमारे किया. नरेंद्र भाई का एक सोच है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ता है. तो एक हर कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट लेगा, अब मेरा लेगा वैसा जरूरी नहीं है. कोई भी बिजनेस करेगा तो खुद आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर खुद बनेगा तो परिवार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समाज को आत्मनिर्भर बनाएंगे और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे. और हमारी जो नरेंद्र भाई मोदी की जो एक सोच है कि आत्मनिर्भर भारत, वो 101% में शॉर्ट टाइम में सक्सेस होने दिख रहा हूँ. परफेक्ट. मतलब आपने अप टिल नाउ आप जो भी कर रहे थे समाज के लिए वो एक प्योर सामाजिक फिलंथ्रोपी हेतु के साथ था, बट इस बार आपने प्रोफेशनली उस चीज को एक नया आयाम देने जा रहे हैं विद द रूट ऑफ फ्रेंचाइजी, जिसमें कंपनी का भी फायदा है और उन लोग की शायद कहते हैं ना कि 1-2 जनरेशन तक वो चीज उनको बेनिफिट देगा. बिल्कुल. सो ये बहुत ही बढ़िया सोच है और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ
और आप यूरो फूड्स के साथ हमेशा रहेगी। और बहुत ही जल्द मैं इच्छा रखता हूँ आपके साथ वापस रूबरू हूँ, जब वी इन अ रियल मैनर वी एक्सपैंड विद द विजन व्हाट यू आर कैरिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो TFI पॉडकास्ट। मन्नर भाई, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। समीर भाई, थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।